दोस्त पीसीएस में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो घटना चक्र होती है उससे क्वेश्चन आना तय होता है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कराऊंगा घटना चक्र से। ओके, तो पहला चैप्टर है यूनिट से रिलेटेड। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ याद कर लेंगे यहीं पे कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7। कई बार एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन होने लगती है, तो हम उसको याद रख लेंगे यहाँ पे मेल्ट। हाँ, तो इसको हम याद करेंगे मेल्ट लेट से। मेल्ट होने में लेट हो गया तो एम फॉर मास, ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टाइम, ओके, एल फॉर लेंथ एंड ए फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मेल्ट लेट। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो हमको यहाँ पे ट्रिक याद आ जाएगी मेल्ट लेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ई फॉर मेल्ट में ई फॉर इलेक्ट्रिक करंट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर है। तो पावर की यूनिट क्या है? वॉट। इस ठीक है, आप पूछेंगे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, तो व्हाट आंसर आएगा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वही सेम क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट तो व्हाट। यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क यूनिट होती है जूल। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। ओके, अगला क्वेश्चन व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, तो फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, तो ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। या थोड़ा समझ लें रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एनर्जी के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लो में रुकावट आती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एरिया पे। और जब हम इसको हटाते हैं तो ये आता है इनडायरेक्टली को रो एल अपॉन ए ये कहलाती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है फिर? ओम मीटर, क्योंकि यहाँ कहती है ये मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। यहाँ मूव कर जाता है तो ओम मीटर। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो पावर ऑफ लेंस, ये तो डायप्टर होती है, ये ठीक है। प्रेशर का यूनिट पास्कल, ये भी ठीक है। हीट जूल, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये गलत है, तो इसका आंसर सी हो गया, क्योंकि उसकी रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है बैक्यूरल। ओके, नाउ लाइट ईयर ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। आप टाइम से कंफ्यूज मत कीजिएगा एग्ज़ाम में। ओके, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है 13th में। हम अगली ये देखिए यूनिट इम्पॉर्टेंट है कि जो 1 पारसेक है, जो यूनिट डिस्टेंस की होती है, जो पारसेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस, फिर से अ पारसेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार इन दी स्काई इज इक्वल टू, तो इट इज़ इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर। तो ये सिंपली 1 पारसेक ये होता है किसके इक्वल? तो ये होता है 3.25 लाइट ईयर के बराबर।
3.25 लाइट ईयर के बराबर। ओके, फिर वही आगे पर सेक इज यूनिट ऑफ, तो हमने अभी पढ़ा ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। फिर विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये कब का 2010 का क्वेश्चन है, इसका छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन ये रिपीट होता है कई बार। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अमीटर, अमीटर किसकी यूनिट है? एम्पियर है, सॉरी एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, अमीटर तो इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजर एम्पियर है, तो ये करंट की यूनिट है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। पावर की क्या पड़ी थी? वाट। रेजिस्टेंस की ओम। ठीक है, यहाँ देखिए मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज, जो कि जनरेट होता है, जो कि पावर जनरेट होता है। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो ये मैच द कॉलम है, हम याद करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। हमने पढ़ा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर यहाँ पे आ गया। इसका आंसर है वैसे सी। और फिर नॉट मतलब जो स्पीड ऑफ शिप्स को मेजर करने में, नॉटिकल माइल्स नेविगेशन, और कैलोरी हीट। जूल ये वर्क की यूनिट होती है, एम्पियर एक करंट की यूनिट होती है, वॉट पावर की होती है, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। ओके, नाउ एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क डन एंड इम्पल्स। इसमें देखिए तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, नाउ फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। तो हमने देखा फोर्स न्यूटन और टाइम की ऐसे यूनिट सेकंड, तो डी का 2। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन और वर्क डन का जूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर? तो है 746। ये कई बार कन्फ्यूजन होती है, तो आप 7 तो याद रखेंगे कि 7 तो है ही। 4 + 6 कितना होता है? 10, तो कुछ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 12 हो रहा है या 5 ही है, तो आप ऐसा कुछ प्लस कर लेंगे एग्ज़ाम में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ, तो ये किसकी यूनिट होती है? तो ये होती है वेवलेंथ की। अगर आपको एग्ज़ाम में याद भी नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। कैसे? जैसे आपको पता हो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, एनर्जी में जूल पड़ा है, वेलोसिटी में यूनिट पता होती है, तो उस प्रकार से कर सकते। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, प्रेशर हमने पढ़ा तो पास्कल यूनिट है, और अभी जस्ट देखा वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। प्रेशर पास्कल, एनर्जी जूल, और हाई स्पीड मैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो हमने देखा कि हाँ साउंड के लिए क्या डेसिबल होता है, ये ठीक है। हॉर्स पावर अभी पढ़ा था 746
पावर नॉटिकल माइल्स, नेवल डिस्टेंस के लिए सेल्सियस, यूनिट ऑफ हीट, ये गलत है, ठीक है। हीट जो मेजर होती है वो कैलोरीज में होती है, किस में होती है, कैलोरीज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, अभी हमने पढ़ा कैलोरी होती है, किलो कैलोरी, जूल ये भी होती है, वाट पावर की होती है, ठीक हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू, तो जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी, और पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की। अगला क्वेश्चन, हीट की यूनिट कौन सी नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा था कैलोरीज होती हैं, जूल होती है, एयर को होती है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं होती है। अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स ऑब्वियसली 1000 मीटर। हाँ, अभी अगला क्वेश्चन आता है, 1 पिकोग्राफ इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 ग्राम। अगर इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि जब 12th में जाते हैं आप, उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन के लिए पिक किए जाते हैं। 12th के में जब आप पास होते हैं तभी आप ग्रेजुएशन के लिए पिक कर सकते हैं, तो पिकोग्राम। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था प्रेशर की यूनिट पास्कल्स होती है। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बाहर होती है, ओके। पास्कल इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, किस में यूनिट नहीं होती है, तो ये तो हमको पता है कि ये न्यूटन है और ये स्ट्रेस है पास्कल, इनकी यूनिट तो हमको पता है। अब कन्फ्यूजन होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन में एग्ज़ाम में, है ना। तो ये देखिए, जब भी आप किसी मैटर पर फोर्स लगाते हैं, उसको उसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेन होती है, इसमें आप उसका रेशियो, उसका डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, तो वो डायमेंशन, ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, ठीक होता है 159 लीटर के बराबर 1 बैरल ऑफ ऑयल। उसके बाद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, ये हो जाएगी फर्मी मीटर, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15। हो सकता है एग्ज़ाम में एंगस्ट्रॉम का पूछ लें, ये होता है -10 मीटर, नैनोमीटर 10 टू द पावर माइनस 9 और माइक्रोन 10 टू द पावर माइनस 6। नैनोमीटर पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, फर्मी मीटर पे आ चुका है, तो माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम बचते हैं, इस पर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन, तो ये इसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में, किसमें, डॉप्सन यूनिट में। ये यहाँ देखिए डॉप्सन, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओके। नाउ रिचर्ड स्केल, रिचर्ड अर्थक्वेक के लिए होता है, ये हमने पढ़ा है, ओके। वाइट, ये कंप्यूटर के लिए होता है, ओके। फिर उसके बाद आता प्रेशर के लिए क्या, बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्यूसेक ये रेट ऑफ फ्लो। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए अब हम आ गए अगले चैप्टर पे। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। पहला एल्टीमीटर ऑब्वियसली एल्टीट्यूड के लिए, एल्टीमीटर किस लिए, एल्टीट्यूड के लिए। अमीटर अभी पढ़ा था करंट के लिए, किसके लिए, करंट के लिए। एनोमीटर ये डायरेक्शन भी और प्रेशर दोनों, विंड की स्पीड और प्रेशर दोनों दिखता है। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। इसके बाद ऑडियोमीटर, ये देख लेते हैं, हियरिंग के लिए, फॉर मेजरिंग और इवेल्यूटिंग हियरिंग एक्यूटी, ओके। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर या बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। नाउ द नेक्स्ट डिवाइस इज बोलोमीटर।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके लिए हमको ना वर्ड एसोसिएट करने हैं, पूरा पूरा याद नहीं रखना है। ओके, कैलोरीमीटर तो कैलोरीमेट्री और हीट, इससे एसोसिएट करके याद आ जाएगा। ओके, अब कार्डियोग्राफ तो ऑब्वियसली हार्ट के लिए। थोड़ा बस वर्ड को एसोसिएट करना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश करनी है। एक एक वर्ड हम टर्म याद नहीं कर सकते, ठीक ना। क्रायोमीटर, ये एक प्रकार का थर्मोमीटर होता है जो बहुत कम, वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड होता है, किससे एक्सलेट करता है, किसको, चार्ज पार्टिकल्स को। हाँ ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। डायनमोमीटर, ये इससे क्या करते हैं, तो इससे फोर्स, टॉर्क, ये मेजर करते हैं डायनमोमीटर। अब डायनामो ये क्या होता है, तो ये कन्वर्ट करता है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको ऐसे याद रखिए, डीम या, ठीक है। डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट, EEG, ये ब्रेन के लिए होता है, किसके लिए, ब्रेन के लिए। उसके बाद अगला देखते हैं क्या, एंडोस्कोप। आपने एंडोस्कोपी तो सुनी होगी ना, इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए, तो ये इनसाइड द बॉडी जाती है, तो एंडोस्कोपी इनसाइड बॉडी। फेटोमीटर, इससे डेप्थ ऑफ सी पता करते हैं। फ्लक्स मीटर, फ्लक्स यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। गैल्वेनोमीटर, बहुत स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करता है, बहुत कम। उसके बाद हाइड्रोमीटर, इससे आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेजर करते हैं। हाइड्रोफोन, फ़ोन है तो इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं अंडर वाटर साउंड। फिर है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी, एटमॉस्फेयर की। हाइग्रोस्कोप, वो ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा देखिए, हाइग्रो ह्यूमिडिटी। हाइड्रोफोन, तो आप सोचेंगे हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए तो चाहिए होगी, तो पानी में रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगला लेक्टोमीटर, मिल्क की प्योरिटी के चेक करने के लिए। उसके बाद हाँ ये पूछा जाता है मैनोमीटर, तो ये प्रेशर लिक्विड का और गैसेस का मेजर करता है। माइक्रोफोन, ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इसको याद करेंगे हम, ये देखिए MSE, MSME हम सभी जानते हैं, MSME, तो इसमें ये वाला हम काट लेंगे, तो माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, अगला देखते हैं ओडोमीटर, जो हमारी गाड़ियों में होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसको ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। पेरिस्कोप, जो आप देखते हैं कि सबमरीन्स होती हैं, उसके लिए उसमें यूज़ करते हैं, ऊपर डिस्टेंस को देखने के लिए, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं उसको देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला पायर हेलियोमीटर के लिए, सोलर से रिलेटेड, सोलर बीम से रिलेटेड है। ओके, नाउ
तो इसमें याद रखना है सोनार। सोनार से क्या होता है, अंडर सरफेस ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद मिलती है, और रडार रेडियो वेव का यूज़ करके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट? तो क्या हुआ, सोनार। सोनार इज़ मोस्टली यूज बाय नेविगेटर अंडर वाटर। सोनार क्या यूज़ करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The apparatus used to measure intensity of sound is audiometer. Which of the following is measured by anemometer? तुमने पढ़ा था force of wind. The device to measure electric current, ammeter. Which one of the following is not correctly matched? तो गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, और क्रायोमीटर होता तो लो टेम्परेचर के लिए होता है। ये देखिए रिपीट है फिर से, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पायरोमीटर। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जब नहीं पढ़ा था। किस लिए होता है, सोलर रेडिएशन के लिए। फिर उसके बाद ये देखिए टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, पायरोमीटर रेडिएशन थर्मोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर? तो रेडिएशन थर्मोमीटर, क्योंकि हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, यहाँ पर वही थर्मामीटर बताइए जो 2000 सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर कर सके, तो वही पायरोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर क्या करता है, ये प्रेशर बताता है गैस का। फिर अमीटर करंट के लिए, हाइग्रोमीटर ने पढ़ा था ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, स्प्रिंग बैलेंस वेट, ये आप रिलेट कर लेंगे यहाँ पे। नाउ डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो लैक्टोमीटर, डेंसिटी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर यहाँ पे देखिए मिल्क। आगे बढ़ते हैं। जो लिक्विड यूज़ होता है बैरोमीटर में, क्या लिक्विड क्या होता है, तो वो होता है मरकरी। क्या होता है, मरकरी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 25। फिर हम आते क्वेश्चन नंबर 26, ये भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 28 रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 29। ये इसको देख लेते हैं। रिंगलमैन स्केल इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ, तो ये स्मोक की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नाउ EEG, EEG से क्या मेजर होता है, मॉनिटरिंग करने ब्रेन की। स्टेटोस्कोप, कैरोटोमीटर, लक्समीटर, स्फाइगमोमैनोमीटर, इनको हमको चेक करना है। तो स्टेटोस्कोप हार्ट साउंड, स्फाइगमोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर, कैरोटोमीटर गोल्ड की प्योरिटी, लक्समीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द apparatus used to measure the intensity of light is known as lux meter. Radar is used for detecting the presence and location of object with radio wave. Radar, radio wave, Richter scale, amplitude of seismic wave. Okay. ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीस्मोमीटर डिवाइस। तो ये है सीस्मोग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सीस्मिक वेव। तो सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड भी हैं, उनको मैं स्किप करते जा रहा हूँ, ओके, जिससे रिपीटेशन ना हो। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, फेटोमीटर हाइट और फेटोमीटर डेप्थ ऑफ सी, बैरोमीटर प्रेशर के लिए होता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी एंड एल्टीमीटर हाइट। ओके, फेटोमीटर ये देखिए रिपीट हो गया, डेप्थ ऑफ सी, हाइट नहीं, डेप्थ ऑफ सी। ओके, द apparatus used for detecting light is known as पॉलीग्राफ टेस्ट। इसको कहते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैकेनिक्स। इस चैप्टर में मास, मोशन, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब देखेंगे। ठीक है, पहले डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। जो वेट होता है वो आपका चेंज होता है और वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता है। अर्थ पे आपका वेट कुछ और होगा और मून पर कुछ और, लेकिन जो मास होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर प्लेस में। आपका मास चेंज नहीं होता, आपका चेंज क्या होता है, वेट। इस तरीके से याद कीजिए कि वेट करते करते वेट चेंज होने लगा। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ याद है कि जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी। ये प्लेस के हिसाब से वेरी करेगा वेट, मास कांस्टेंट रहेगा। और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और मास की ग्राम एंड किलोग्राम। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आप यहाँ समझिए, ये देखिए, अगर आपको ए से सी जाना है तो आप ए फिर बी फिर सी पे जा सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर आप ए से डायरेक्ट सी जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। और जो आपका डिस्टेंस होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके ना, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा आप इस सबको जान लेंगे ना तो आगे आपको मदद होगी। वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, ये कहलाता है एक्सीलरेशन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन। यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यूटन्स के लॉस ऑफ मोशन देख लेते हैं।
पहला लॉ, दूसरा और तीसरा। पहला लॉ इनर्शिया से रिलेटेड होता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसे रोकने के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इससे डील करता है। सेकंड लॉ डील करता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बताता है कि एक्सीलरेशन है वो बॉडी के लगने वाली फोर्स और मास पर डिपेंड होता है। ओके, और जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ, वो हम सभी सुनते हैं, एक्शन फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, आगे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक इसको देख लेते हैं, इस टेबल को। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा है डायनामो। तो इसको हमने कैसे याद किया था? डीम। डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसमें ई से याद रखें, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करे वो है इलेक्ट्रिक मोटर। फिर माइक्रोफोन, हमने इसको याद किया था MSME से, कि जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते वो है माइक्रोफोन। अब लाउड स्पीकर, इसको आप याद कीजिए लेस से, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते वो है लाउड स्पीकर। सोलर एनर्जी में आप SSE याद रख सकते हैं कि सोलर एनर्जी को ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी में लगाएगी। अब ट्यूबलाइट को आप याद कर सकते हैं तेल से, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वही इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैंडल्स केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और सितार के लिए आप SMS से याद कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग, तो इसका आंसर है सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट विथ लेसर फोर्स। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल्स डीपली द रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या होगी? तो इंक्रीज होगी क्योंकि ऑक्सीजन लेगा, तो इससे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन जरूर आएगा। यहाँ दी क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? अब यहाँ थोड़ा हम याद कर लेते हैं, जैसे कि फोर्स है, इसमें फॉर्मूला क्या है? m इंटू ए एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने कहा था, आपसे याद रखिएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी हमने देखा फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स सेकेंड लॉ पे आ जाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर वही क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड इज़ नॉट ए वेक्टर
क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ विंड इज, ये होती है ओनली काइनेटिक। ठीक, क्योंकि जो भी मूविंग थिंग्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और किसी पोजीशंस पे आके अगर कुछ फोर्स लगती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन, इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। विंड पावर में किस फॉर्म की एनर्जी कन्वर्टेड होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो कन्वर्ट होती है। एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है? कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल चेंजेस। तो इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। अगला क्वेश्चन, एनर्जी कन्वर्जन और डिवाइस का नेम पूछा गया है। ठीक है, तो हमने ट्रिक से याद करने की कोशिश की थी। साउंड में क्या था? एली लेस। तो हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे ये बन पा रही है ट्रिक, फिर हम इसको करने की कोशिश करेंगे सॉल्व। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक टू साउंड ये फिट बैठ रहा है। हमने ऑप्शन चेक किया तो हमें आंसर मिल गया 4, 3, 2, 5। इसको यहाँ देख लेते हैं कि लाइट टू इलेक्ट्रिक, सोलर, इलेक्ट्रिक टू साउंड, लाउड स्पीकर, मास टू हीट, न्यूक्लियर रिएक्टर, और केमिकल टू हीट एंड लाइट, फ्यूल कंबसन। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? गैलीलियो। Now question number 19. As the train start moving, the head of the passenger sitting inside lean backward because of inertia of rest. Because of inertia of rest. क्योंकि ट्रेन तो आगे मूव कर गई ना, लेकिन पर्सन तो रेस्ट पे ही रहना चाहता था। ठीक, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ inertia. Static science is associated with situation of rest. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. It is difficult to walk on the ice than on the road because फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि आइस में जो फ्रिक्शन होता है वो कम लगता है रोड के मुकाबले। ठीक है, नो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये किसने दिया था लॉ? तो ये न्यूटन ने दिया था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ये गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर holding the ball shot at a goal. This enables the goalkeeper to decrease the rate of change of momentum. हम जानते हैं फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो फोर्स उसके हाथ पे लगने वाली वो कम होती जाएगी, तो इसलिए वो ऐसा करता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। ठीक है, ये लेटीट्यूड पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। तो इक्वेटर पे ये 0 होती है, पोल पर 90 डिग्री 90 मैक्सिमम होती है, मतलब पोल पर 0 होती है, और सॉरी इक्वेटर पे 0 होती है और पोल पर ये मैक्सिमम होती है, पोल पर ये मैक्सिमम होती है।
ये देख ही लिया हमने, सेपरेशन ऑफ क्रीम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। अब इसके आगे मोशन अंडर ग्रेविटी। यहाँ तक तो कोई डाउट हो अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।